हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं CDP प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अभी हमने बात की थी पिछली क्लास में CDP प्रैक्टिस नंबर 1, जिसमें आपने सीखा था क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम को डायरेक्ट लिंक करते हैं। इसीलिए आपकी सुविधा को देखते हुए हमने यहाँ पे आपके सामने एक नंबर शो किया है। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, हमें आप इस नंबर पर भी अपने कमेंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तब भी इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए देर न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बात करते हैं क्या सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। जल्दी से लगाइए, इसमें से क्या होगा। लगा पाए? नहीं, मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या सीखने का पठार सही आंसर होगा, सीखने का पठार। आगे बात यह है क्वेश्चन नंबर 2। एक बार आप कीजिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक आयु मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। और चौथा ऑप्शन है वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि इसका सही सूत्र क्या होता है। ठीक, तो इसका सही सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का आविष्कार या प्रतिपादन किसने किया था। यह आपने कई बार पढ़ा है। इसके 4 ऑप्शन है क्या कोहलर, पावलव, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्टवादी। आपने पढ़ा है सीखने के सिद्धांत या नियम किसने दिए। किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 8। उन 8 नियमों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं 3 और गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं 5, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य नियम हैं और कौन कौन से गौड़ नियम हैं। दोस्तों यहां से कई बार हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य नियमों की संख्या कितनी है या गौड़ नियमों की संख्या कितनी है। कभी कभी गौड़ नियम में से 3 लेते हैं और उसमें एक मुख्य नियम डाल दिया जाता है और पूछा जाता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गौड़ नियम के अंतर्गत नहीं आता, या फिर रिवर्स करते हैं कौन सा नियम मुख्य नियम है, ऐसे। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं कितने। ऑप्शन नंबर 1 22, 2 23, 3 24 24 और 4 इनमें से कोई नहीं। आपको पता है सामान्य संयुक्त कोशिका, संयुक्त मतलब मिली हुई, उसमें गुणसूत्रों के जो पेयर होते हैं वो कितने 23। वेरी गुड, राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्रिया प्रसूत। ऑप्शन नंबर 1 हल, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 हेगार्टी, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, स्किनर ने दिया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्या कि कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बात करते हैं पहला ऑप्शन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन विकास का सिद्धांत,
तीसरा ऑप्शन व्यक्तित्व का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले तो हमें यहां पर यह सोचना है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या था? क्या? सुल्तान। ठीक, बनमानुस भी बोल देते हैं इसको। इसमें ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है कि जो कोहलर का सिद्धांत था, क्या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये अधिगम से रिलेटेड है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कैटल, ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 3 वर्नन, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। का से क्रिस्टलीय और का से क्या? कैटल। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। आगे की चर्चा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन होता है क्या? मस्तिष्क का हलना। जब सोच विचार करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी क्रियाएं इधर उधर होती हैं, उसे कहते हैं मानसिक उद्वेलन। प्रतिपादन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? ठीक, पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है क्या? समस्या समाधान। दोस्तों सीडीपी में बहुत कई बार देखने को मिलता है क्या कि जो बालक सृजनात्मक होते हैं वे बालक मस्तिष्क के उद्वेलन के द्वारा सीखते हैं, तो उसी में तो सुधार करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्या? सृजनात्मकता में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे का डिस्कशन एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं। क्या? पहला ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है क्या संवेगात्मक बुद्धि, तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि और चौथा सामान्य बुद्धि। किससे संबंधित है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम भी यही है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अदर 3 से एकदम अलग है? ठीक, 4 ऑप्शन है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव्स रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक, इसमें से सबसे अलग ऑप्शन है तीसरा, इसमें से सबसे अलग ऑप्शन है तीसरा। क्या? रिडक्शन थ्योरी अर्थात ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक, आगे की बात करते हैं। क्या निम्न में संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ठीक, तो यहां पर बात की जाती है क्या कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको ब्लूम ने कई भागों में बांटा, तो सबसे नीचे क्या आता है इसमें? ज्ञान। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? अभी अभी कुछ समय पहले हमारी क्लास में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। क्या कि पहला है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, चौथा कोई भी अधिगम स्थानांतरण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक, ऊर्ध्व मतलब जब कोई छोटी चीज सीखकर हम बड़ी सीखते हैं तो उसे बोला जाता है क्या? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है?
अधिगम के पठार के कई कारण होते हैं, उनमें से हमें ढूंढना है वो जो अधिगम के पठार नहीं बनाता। ऑप्शन पहला प्रेरणा की सीमा, दूसरा विद्यालय का असहयोग, तीसरा शारीरिक सीमा, चौथा ज्ञान की सीमा। तो कौन सा नहीं है? विद्यालय का असहयोग। अगर विद्यालय असहयोग करे तब भी पठार नहीं बनेगा। अगर विद्यालय असहयोग यानी कि उसके सहयोग में ना हो तब भी अधिगम का पठार नहीं बनेगा। इनके अलावा सभी से अधिगम के पठार बनते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है? यह कथन किसका है? कुछ समय हमने पहले बात की थी, क्या एक परिभाषाएं पढ़ी थी, उन परिभाषाओं से रिलेट करना। ऑप्शन पहला गेट्स व अन्य, ऑप्शन दूसरा मॉर्गन और गिलीलैंड, ऑप्शन तीसरा स्किनर और चौथा क्रोनबेक। तो हमने कुछ कीवर्ड्स भी जाने थे। क्या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। अनुभव किसका? गेट खोलने और लगाने का। तो ये किसकी हुई? गेट्स व अन्य। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? पहला ऑप्शन व्यक्तित्व का, दूसरा पढ़ने की क्षमता का, तीसरा बुद्धि का, चौथा इनमें से कोई नहीं। लगाइए निशान, कौन सा सही होगा? ठीक, ऑप्शन तीसरा बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि के सिद्धांतों में हमने पढ़ा है क्या कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि मापन के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है? तो हमने कुछ समय पहले बात की थी इसके बारे में, कुछ व्यक्तित्व के वर्गीकरण पढ़े थे, कई मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं। ऑप्शन पहचानना है। क्या पहला है फ्रायड, दूसरा है जुंग, तीसरा मन और चौथा अल्पोर्ट। तो हमने एक जुंग या युंग का वर्गीकरण पढ़ा था जिसमें 3 प्रकार का वर्गीकरण डिस्कस हुआ था हमारे साथ। क्या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या कि यहाँ पर आंसर है जुंग। जुंग ने 3 भागों में वर्गीकरण किया है पर्सनालिटी का। अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास किस में प्रभावित होता है? ऑप्शन देखिए, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। भाई सामाजिक विकास सामाजिक तत्वों में ही प्रभावित होगा, तो दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, कौन सा? 4 ऑप्शन है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो कौन सा है इसमें? तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि जो हमारा विकास होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों इसमें जो अंतिम 3 हैं ये विकास के सिद्धांत होते हैं और जो पहला वाला है ये विकास का सिद्धांत नहीं होता। ठीक है, आगे है एक परिभाषा। क्या विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? यह किसने कहा था? यह कहा था गैसल ने। गैसल ने ही कहा था नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? इसकी जो हमने चर्चा की थी वो पहले ही दिन की क्लास में की थी। क्या कि मैकडूगल, जिन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है,
जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग होता है, अर्थात संवेगों की संख्या भी 14 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है। ये अवधान या ध्यान की परिभाषा है, ये किसने दी है? डम्बिल ने, रॉस ने, मन या मैकडूगल? तो ये परिभाषा है रॉस के अनुसार। क्या अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो मुख्य नियम कितने हैं? 3। तो 3 ऑप्शन कितने हैं? 4। तो एक ऐसा होगा जो मुख्य नियमों में नहीं होगा। ठीक है, कौन सा? बात करते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो कौन सा मुख्य नियम में नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, 3 नियम होते हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये मुख्य नियम है। आगे बात करते हैं 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जलोटा ने कौन सा परीक्षण बनाया? उन्होंने बनाया साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जब हम बुद्धि चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब इन्हें डिटेल में जानेंगे कि जलोटा ने कौन सा दिया है, भाटिया ने कौन सा दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जलोटा ने जो दिया है वो साधारण बुद्धि परीक्षण दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक, तो द्विकारक का जो प्रतिपादन किया है वो है स्पीयरमैन। त्रिकारक का भी इन्होंने ही किया है, बट एक कारक सिद्धांत ये किया था आपका किसने? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब हमें ये पहचान करनी है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, पहला सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही है। दूसरा सीखने का क्रिया प्रसूत, स्किनर का है, ये भी सही है। आगे सीखने का क्लासिक सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, पावलव की है, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, हल का नहीं है, ये कोहलर का था, इसलिए ये हो गया क्या? गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या कि इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजन शास्त्र के पिता कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हमें याद रखना है क्या कि सुजन शास्त्र के जो पिता हैं वो हैं गाल्टन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर अगला। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनके आधार पर चर्चा की क्रैशमर ने। ठीक है, क्रैशमर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ठीक है, पहला कोल एवं ब्रुश, दूसरा ड्रेवहल, तीसरा डीहान, चौथा क्रो एंड क्रो। तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन दिख रहे हैं यहाँ पर? क्रो एंड क्रो, तो इन्हीं का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आती है? यानी किस अवस्था में आकर बच्चे विद्रोह करने लगते हैं? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? मध्य किशोरावस्था। जब वो बालक बिल्कुल पूर्व किशोरावस्था में नहीं होते, ना अंत में होते हैं, बल्कि उसके बीच में जब होते हैं तब वह क्या करने लगते हैं? विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन था। और यहाँ तक एक बात और जानने वाली थी इस क्वेश्चन में, क्या कि मध्य किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु बताई गई है, जीन पियाजे ने 13 से 15 वर्ष बताई है कि जब बच्चे 13 से 15 वर्ष के होते हैं तब वह मध्य किशोरावस्था में होते हैं, जिस समय उनके अंदर विद्रोह की भावना का विकास होता है। ठीक है, जारी रहेगा आगे का डिस्कशन। और आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाएं।